स्टूडेंट, आज की क्लास को हम विशेष क्लास कहेंगे। वैसे तो हमारी सारी विशेष रहती है, और चूंकि मेरी हर क्लास रिकॉर्डेड रहती है, क्योंकि हमारे शासन से एक वो आया है, आप लोगों को मैंने शेयर किया था कि सभी की क्लास में उपस्थिति अनिवार्य हो। तो मोस्टली आप सब तो लोग क्लास में आते ही हैं, ठीक है। लेकिन आज से तुम्हारे साथ फोटो भी खींचूंगी और वो अपलोड होगी समर्थ पोर्टल पर। तो ध्यान रखिए, शासन ने आपकी बेहतरी के लिए, आपके परिणाम बेहतर आए उसके लिए ये व्यवस्था की है। दूसरी बात, जैसे कि मुझे पता चला है आपका फर्स्ट सेम का रिजल्ट आया है। अच्छा है, बुरा भी नहीं कहेंगे रिजल्ट को, लेकिन जिस हिसाब से तुमने और मैंने मेहनत की थी उस हिसाब से कम है। अच्छा आना चाहिए था। और आज से तुम दूसरों को रिजल्ट को नहीं देखोगे, किसके क्या है, प्रीति के क्या है, इसके क्या है। अपने रिजल्ट को बार बार देखो, ऑब्जर्वेशन, किस सब्जेक्ट में मेरे नंबर कम रह गए और क्यों रह गए। दूसरों से कंपेयर, मैं अपनी क्लास में हमेशा तुम्हें यही सिखाती हूं, कभी भी दूसरों से कंपेयर मत करना। अरे इसके तो मेरे से ज्यादा परसेंटेज हो गई, मेरे तो 70 है, इसके 75 है, ऐसा कैसे, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये पूछ, अपने उठा के देखो अपनी मार्कशीट, देखो उसमें कमी कहाँ रह गई। ये मत सोचो हम ऑल क्लियर है, खुश है, अरे हम तो पास हो गए, नहीं, इससे सेटिस्फाई नहीं होना है। सेटिस्फैक्शन तब मिलना चाहिए जब तुम बेहतरी के साथ कक्षा में एक अच्छा प्रदर्शन कर सको। जैसे कि मैंने बताया था, स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप के लेवल के नंबर नहीं लगे मुझे, और अच्छा प्रदर्शन करो। तुम तो अच्छा लिखते हो, कमियां ढूंढो। आज तुम्हें मैं कैसे, कब से, जब तुम्हारे एग्जाम चल रहे थे तभी से ही मैंने तुम्हारे सेकंड सेम की क्लास लेनी शुरू कर दी थी ना। तुम्हारे साथ पेन दिसंबर से ही तुम्हारी सेकंड सेम की क्लास चल रही है, और आज 1 अप्रैल है। हम दिखाने को क्लास में नहीं लेती कभी भी, मैंने वो वाली क्लास मेंशन भी नहीं की है कि मैंने क्लास ली थी। एपी केपीआई भरना रहता है, लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है उन क्लासेस की। तो मैं जितनी सीरियस तुम्हारी क्लासेस को लेके हूं, अब तुम्हें भी होना पड़ेगा। जितनी शादियां, एनएसएस कैंप, ठीक है, जितनी मौज मस्ती करनी थी ओके है, लेकिन आज से ये समझो तुम्हारे पास 25 दिन बचे हैं एग्जाम के। जी, सेकंड सेम के एग्जाम के तुम्हारे पास बहुत कम दिन बचे हैं, एक टेंटेटिव मान के चलो है। इंटरनल तो मैं विद इन 10 डेज ले लूंगी तुम्हारा। इंटरनल की तो चिंता ही मत करा करो, तुम्हें तो एक्सटर्नल की चिंता करनी है, इंटरनल की नहीं करनी है। इंटरनल की चिंता करेंगी तनु मैडम, तुम्हें चिंता करनी है एक्सटर्नल की। और आज से सभी स्टूडेंट मेरे नोट्स बनाएंगे, नोट्स के साथ बेहतरी से मुझे दिखाएंगे कि कैसे आप और अच्छा लिख सकते हो कि मार्क्स अच्छे आए। अपनी कमियों को तलाशेंगे और अपने आप को और रिफाइन करके इस वाले एग्जाम में और अच्छे से प्रदर्शन करोगे। करेंगे? घर नहीं बैठना है अंकुश, आयु, अंकुश ना बेटा, बीच में आ नहीं रहे थे आप क्लास में, क्यों नहीं आ रहे थे? आप दोनों पीछे, आप भी नहीं आ रहे थे बेटा क्लास में, रीजन? कहीं जॉब करते हो? क्लास में रेगुलर आना है बेटा तुम्हें, है ना, रेगुलर आइए। तो आज हमारा जो चैप्टर है बहुत अच्छे से देखिए, जो पढ़ाने जा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। फैमिली, परिवार, इस शब्द के बारे में क्या जानते हैं आप? फैमिली के बारे में, परिवार क्या है? घर में कभी तुम फैमिली में रहते हो? कोई ऐसा है जो फैमिली से बाहर रहता है? अच्छा, एक ही रहती है फैमिली में, बाकी सब फैमिली से बाहर। फैमिली में रहते हो? चुप क्यों बैठे हो? कोई ऐसा है जो फैमिली में नहीं रहता? फैमिली क्या होती है? फैमिली क्या होती है? देखिए, बिल्कुल सुनिए मेरी बात, ठीक है, आपने सही बोला, हम दो हमारे दो, या एक से अधिक व्यक्ति जब एक साथ रहते हैं, तो ऐसे तो दिल्ली में कमरा लेके 4 दोस्त रह लिए तो उसे फैमिली बोलेंगे? ऐसे नहीं कहेंगे। एक से अधिक व्यक्ति साथ रहते हैं उसे फैमिली नहीं कहेंगे। फैमिली कहते हैं जब माता पिता और उनकी संतानें साथ में निवास करती हैं, चाहे वो विवाहित, क्योंकि परिवार के स्वरूप होते हैं, वो मैं आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगी कि परिवार के कितने प्रकार होते हैं। लेकिन परिवार कहते हैं जब माता पिता और उनकी संतानें मिलकर रहती हैं तो उसे परिवार कहा जाता है। प्राचीन काल में अगर हम परिवार का स्वरूप देखें, परिवार नाम की कोई संस्था नहीं थी।
मनुष्य जंगल में जीवंतु घूमन यापन करता था, बंदरों की तरह रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसे एक परिवार की आवश्यकता महसूस हुई। क्यों? इधर उधर घूमता था, कभी खाने को मिला तो ठीक है, नहीं मिला भूखा सो जाता था। बीमार पड़ा तो खुद ही भटकने को महसूस मजबूर हो जाता था। उसे ऐसा लगा कि कोई मेरा परिवार हो तो मेरी भी कोई सेवा करे, या मेरे साथ भी जब मैं बीमार रहूं कोई मेरी दवा इसका इंतजाम, भोजन का इंतजाम करे। जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, तब बच्चे होते हैं, तब उन्हें आवश्यकता महसूस होती है, तो परिवार की आवश्यकता महसूस होने लगी और परिवार अस्तित्व में आया। मैकाइवर दत्त पेज ने एक किताब लिखी थी, सोसाइटी, समाज। सोसाइटी के लाभ में आपने परिवार को परिभाषित करते हुए लिखा था कि परिवार निश्चित यौन संबंधों द्वारा नियमित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन और पालन पोषण की व्यवस्था करता है। पहले जब संतानें होती थी तो वो बिना ही पेरेंट्स के रह जाती थी, उन्हें नाम नहीं मिल पाता था, नाम से वंचित हो जाते थे। तो ऐसे में क्या हुआ, परिवार की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। किस लिए? बच्चों के पालन पोषण के लिए, बच्चों के पालन पोषण और खाने की समुचित व्यवस्था के लिए, साथ ही उन्हें नाम देने के लिए। तो परिवार की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और परिवार अस्तित्व में आया। परिवार ऐसा समूह है, मैकाइवर पेज ने सोसाइटी में भी कहा है कि परिवार एक ऐसा समूह है जो बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करता है, चाहे उनके खाने से लेकर, चाहे उनके, कहते हैं ना, छत प्रदान करना, छत से लेके, या फिर उनकी शिक्षा से लेके। आज अगर एक फैमिली देखें तो परिवार क्या करता है? आज अगर हम एक फैमिली को देखें, परिवार अपने बच्चों के पालन पोषण, अच्छी शिक्षा, अच्छे कपड़े, भोजन, साथ ही साथ शादी। एक बच्चा जब तक शादी करके, एक लड़की शादी करके दूसरे घर नहीं चली जाती, तब तक माता पिता, और तब तक क्या, आजकल तो पेरेंट्स के बाद उसके बाद की भी टेंशन रहती है। अब बच्चों को ये देना, त्योहार पे ये सामान भेजना, अब बच्चों के बच्चे हुए उनके लिए सामान भेजना। पेरेंट्स कहाँ फ्री हैं? पेरेंट्स तो आज की तारीख में फ्री है ही नहीं। लेकिन आज ये तुम जैसी जनरेशन को समझना है, क्योंकि रियलिटी तुम्हें तब समझ में आ जाती है, आएगी जब तुम खुद पेरेंट्स बनोगे। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि पेरेंट्स हमारे लिए क्या करते हैं और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तुम्हें तब समझ में आएगा, तब तुम दूसरे घर में जाओगे, 4 परेशानियां फेस करोगे, तब तुम्हें मम्मी मम्मी माँ, तब तुम्हें याद आता है। अभी नहीं, तो मम्मी रहने दो, आप ऐसे मत बोलो, हम कर लेंगे। मम्मी आप मुझे बच्चा मत समझो, मैं कर लूंगी। और जैसे दूसरे घर में जाओगे तब माँ की याद आती। माँ, लड़के घर से बाहर निकलते हैं, रोटी पानी जब नहीं मिलता, माँ के हाथ की दाल भात सब्जी रोटी, तब याद आती है, माँ कहाँ है तू, भूखा है, आज तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, चलो गांव चलते हैं। मैं अक्सर देखती हूँ दिवाली, दशहरा और होली, असंख्य लोग अपने घरों को लौट आते हैं। क्यों? घर से लगाव, माँ के हाथ का खाना। क्यों याद आता है घर? माँ याद आती है, माँ के हाथ का खाना याद आता है, अपना गांव याद आता है, अपने लोग याद आते हैं। इसलिए लोग त्योहारों की ओर, शादी विवाह के उत्सव पर अपने घरों को लौट पड़ते हैं। तो ये परिवार है। आज हमारी देखिए, कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में भी और ये कहते हैं कि परिवार का अस्तित्व नहीं है, परिवार तो समाप्त हो जाएंगे, या फॉरेन कंट्री में क्रैच या ऐसी संस्थाएं बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करती है। ध्यान रखना, हम भारतीय खासतौर पे, हमारी जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी है कि यहाँ परिवार का स्वरूप थोड़ा बदल जाएगा। माता पिता संयुक्त परिवार से निकल के नगरों में रहने लगे अलग से, ठीक है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के चक्कर में शहरों में पलायन कर गए, नौकरी भी करने लगे, अपने बच्चों को प्ले स्कूल में एडमिशन करा दिया। लेकिन शाम को जैसे चिड़िया लौटकर घोंसले में आती है, क्या लेकर मुंह मर, अपनी चोंच में क्या लेके आती है? दाना लेके आती है। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। ऐसे ही वर्किंग वुमेन्स भी शाम को लौटकर घर आती है, ये सोच के मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा होगा। तो फॉरेन कंट्रीज की, पश्चिमी देशों की ये संकल्पना कि परिवार का स्थान
दूसरी संस्थाएं लेगी, कभी भी भारत जैसे देश में क्या है, सफल नहीं हो सकता। क्योंकि भारतीय समाज की जड़ें जो है परिवार, विवाह, नातेदारी में गहराई से जुड़ी हुई है, जिसमें आज भी परिवार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संयुक्त परिवार से एकांकी परिवार में तब्दील हो गया, लेकिन आज परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं है कि माता पिता जीवित है और बच्चों की देखरेख कोई और कर रहा है। ऐसा देखा है कभी किसी ने? नहीं देखा है। प्ले स्कूल में एडमिशन करा देंगे, क्रैच में छोड़ जाएंगे, लेकिन शाम को चिड़िया की भांति माँ अपने हाथ पकड़ के बच्चों को ले ही जाती है, अब मैं अपने बच्चे की देखरेख करूंगी। और जो वर्किंग वुमेन्स है, समझना उनके दर्द को, खासतौर पे मैं भी एक वर्किंग वुमेन हूँ। जब मैं अपने घर से लौटकर यहाँ टिहरी आती हूँ तो मेरा बच्चा यही कहता है, मम्मी आप कब आओगे अब नेक्स्ट टाइम। तो हम लोग मेहनत करते हैं, मेहनत किसके लिए करते हैं? परिवार के लिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छे कपड़े दे सके, अच्छी सुख सुविधाएं दे सके। तो हमें अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं तो अपने उस बेटे की बात कर रही हूँ, साथ ही साथ मुझे तो तुम्हारी चिंता रहती है। आज मैंने कहा था तुम मेरे साथ यूनिवर्सिटी चलना, और ऐसे ही नहीं कहा था, बकायदा मेरी यूनिवर्सिटी में बात चल रही है तुम लोगों के लिए। और हल्की सी शर्मिंदा इसलिए हूं कि मैंने बहुत मेहनत कर रखी है तुम्हारे ऊपर। मुझे भी तो रिजल्ट चाहिए थे। मुझे क्या मिल रहा है तुमसे बताओ? अच्छा, आज तनु मैडम तुम्हें कब से पढ़ा रही है, मुझे क्या मिल रहा है तुमसे? क्या चाहिए तुमसे? एक बेहतर परीक्षा परिणाम। और तुमने क्या दिया? टेंशन। सर अरे जी मेरे बच्चे का जरा ये रिजल्ट देख दो। मैडम कौन है ये बच्चा आपके? तो इस बच्चे के नंबर ऐसे हैं ऐसे। तो कितना दुख होता होगा मुझे मेरे सेकंड सेम में कि सुन लो तुम सबके सब, मुझे चंडी रूप धारण करते हुए देर नहीं लगने की, नवरात्र चल रहे हैं वैसे भी। अच्छे नंबर आने चाहिए जिस हिसाब से तुम्हारे साथ मेहनत कर रही हो। तुम नोट्स बोलोगे, तुम कुछ भी कहते हो, बुक कहते हो, तुरंत तुम्हें प्रोवाइड कराती हो। और जिस तरीके से मेरा टीचिंग स्टाइल है, ये तुम्हें टॉपिक को समझाना, तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह तो रहे थे मैडम सब उसी में से आए थे, फिर क्या हो गया? कहां मिस्टेक हुई है? मैं ये सब टॉलरेट नहीं करूंगी। अच्छे नंबर लाएंगे और आज से सीरियस हो जाओ, अभी तक नहीं थे लेट गो कर दो, आज से सीरियस हो जाओ सब लोग। जब तक तुम्हारे एग्जाम नहीं होते मैं तुम्हें कोई स्वतंत्रता फ्रीडम देने वाली नहीं हूं। तो हम फैमिली की बात कर रहे थे, परिवार का स्थान खास तौर पर भारतीय परिवार की बात करें, कोई भी स्थान नहीं ले सकता। तभी मैकाइवर तथा पेज ने अपनी किताब में कहा था कि परिवार निश्चित यौन संबंधों द्वारा प्रतिपादित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन मतलब बच्चे जब पैदा होते हैं और पालन पोषण इसकी व्यवस्था करता है। अक्सर एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैमिली से रिलेटेड आता है, परिवार की विशेषताएं। तो यहां मैंने परिवार की विशेषताओं के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलाइजेशन। तुम पूरे विश्व में कहीं भी नजर डालोगे तुम्हें फैमिली मिलेगी ही मिलेगी। स्वरूप थोड़े बहुत चेंज होंगे, लेकिन परिवार का अस्तित्व किसी भी पाश्चात्य देश में भी देख लो खत्म नहीं हुआ है और ना ही होगा। ये मेरी भी भविष्यवाणी है। परिवार कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। ये तो हम मनुष्य हैं, तुम पशु पक्षी और जानवर में जाके देख लो परिवार के अस्तित्व को। हमारे कोटद्वार में हाथी बहुत आते हैं, एलिफेंट्स वहां है ना पानी। अब जो ये मौसम चल पड़ा है तो नदी है मेरे घर के पास ही है, ये मेरा घर है, ये नदी है, तो उस नदी में पानी पीने के लिए हाथी आते हैं। ध्यान से सुनना, वो पूरे झुंड में चलते हैं। झुंड का जो लीडर होता है पहले सड़क को देखता है, क्रॉस करने से पहले बच्चे बीच में रहते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा, वो पहले लोगों को डराएगा जिससे गाड़ियां रुक जाए, तो गाड़ियां इधर इधर रुक जाती हैं। तो पहले पूरा बड़ा एलिफेंट जो होता है वो खड़ा हो जाता है, वो नहीं जाता बीच में से। कब तक? जब छोटे छोटे बच्चे, उनकी माताएं पूरा नदी तक क्रॉस नहीं कर लेती, वो सबसे लास्ट में जाता है। मैं कई बार उन एलिफेंट के झुंड को देख के सीखती हूँ। पशु पक्षी, बर्ड्स मेरे यहाँ बहुत सारी रहती है। इवन मुझे बर्ड्स, क्योंकि नदी और पूरा जंगल का एरिया है, खूब सारी बर्ड्स आती हैं। तो ये तो हम अपने मनुष्य की बात कर रहे हैं। जब हम, एक पक्षी अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता। एक बंदर के बच्चे, खूब सारे बंदर हैं। एक बार एक मंदिर के पास एक एक्सीडेंट में बंदर का बच्चा मर गया,
सारे बंदर वहां पे, जब तक उस बच्चे, वो पूरी किसी गाड़ी वाले को गुजरने नहीं दे रहे थे, किसी स्कूटी वाले को गुजरने नहीं दे रहे थे। तो जब पशुओं में, पक्षियों में, जानवरों में अपनी फैमिली के महत्व को है, तो ये तो हम मनुष्य हैं जिसमें इतनी फीलिंग्स भरी है, जब थोड़ी उसमें हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने किसी, हम नियर एंड डियर को कोई कष्ट में नहीं देख सकते, तो वो तो जानवर हैं, हम तो मनुष्य हैं। तो जब जानवर, पशु पक्षी भी अपने परिवार के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, एक चिड़िया अंडा देने से पहले इधर उधर से तिनके जोड़ के घोंसला इकट्ठा करती है, किस लिए? अपना बच्चा होगा, वो पूरा घोंसला बना देती है कि मेरे बच्चे सेफ रहे। तो ये तो हम मनुष्य हैं। हम अपने बच्चों के पालन पोषण, एक माँ बाप क्यों कमाते हैं? वो अपना भूखे रह जाएंगे, अपने बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रखते, ध्यान रखना। और ये मैं क्लास में तुम्हें हमेशा बताती रहती हूँ, कदर कर लो समय रहते अपने पेरेंट्स की, क्योंकि जब ये समय हाथ से गुजर जाएगा, ना वो माँ बाप रहेंगे, ना जो तुम कमा के लाओगे उसे खाने वाला कोई रहेगा। तो समय रहते अपने पेरेंट्स की कदर करो, क्योंकि अब तुम कर सकते हो, और फिर प्राउडली कह सकते हो हमने अपने माता पिता के लिए ये करा था, उन्होंने हमें जन्म दिया, उन्होंने हमें शिक्षा दी, यहां तक पहुंचाया, तो आज हम प्राउडली कह सकते हैं हमने भी अपने पेरेंट्स के लिए ये करा। मैं अपने पेरेंट्स का प्राउड हूं। मेरे पापा के जब भी बात करते हैं, बड़ा सर ऊंचा करके बात करते हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बेटी है, वो मेरा बेटा है। तो ये बात करके दिखाइए, तो परिवार का अस्तित्व मैं कभी भी मान नहीं सकती खत्म हो जाएगा, स्वरूप बदल जाएगा। संयुक्त परिवार से एकांकी परिवार में तब्दील हो जाएंगे, न्यूक्लियर फैमिली आ जाएगी, विखंडित परिवार आ जाएंगे, लेकिन परिवार का अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो परिवार क्या है? यूनिवर्सलाइज्ड, यानी सार्वभौमिक, सभी जगह। भारत छोड़ो, गांव छोड़ो, विश्व के किसी भी देश को उठा के देख लो, फैमिली यूनिवर्सलाइज्ड है। सामान्य निवास, जो फैमिली होती है, परिवार होता है, जैसे मैंने पशु पक्षियों का एग्जाम्पल दे रही, सबसे पहले अपना घोंसला बनाते हैं, ऐसे ही परिवार, चाहे किराए पे घर ले माता पिता, सबसे पहले अपने बच्चों की व्यवस्था करते हैं, छोटा सा आशियाना बनाए। मैं अक्सर गांव में देखती हूँ, लोग इधर उधर से पटाल के पत्थर निकाल निकाल के लाते हैं, किस लिए? अपने बच्चों के लिए कमरा बनाने के लिए। हम अपने बच्चों को अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन, मैं बहुत सी फैमिलीज में गांव में देखती थी टॉयलेट्स नहीं होते थे, और आज पेरेंट्स खुद जाके टॉयलेट्स बनवा रहे। हमने दिक्कत सहन कर ली, हमारे बच्चे सहन ना करें ये सब चीज। तो फैमिली यूनिवर्सलाइज है, और कॉमन जो उनके हैं सामान्य निवास सभी के। सबसे पहला परिवार व्यवस्था करता है रहने की, खाने की, जो हमारी प्राइमरी आवश्यकताएं होती है, नीड्स जिसे कहते हैं, प्राइमरी नीड्स। तो एक फैमिली अपनी परिवार, अपने बच्चों के लिए सबसे पहले व्यवस्था करता है उन दैनिक आवश्यकताओं की, रोटी कपड़ा और मकान, जिसे हम कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। भावनात्मक आधार, फीलिंग्स बहुत कम होती होंगी, बहुत सारी सौतेली माँ होती है, वहां मैं मान सकती हूँ फीलिंग्स कम होती है। फैमिली जितनी भी होती है, उनका जुड़ने का आधार होता है भावनात्मकता, यानी भावनात्मकता के आधार पर परिवार जुड़े होते हैं अपने बच्चों के साथ। प्यार, स्नेह, हम लोग अपने माता पिता के साथ जुड़े हैं, शादी होके दूसरे घर में आ गए, सास के रूप में माँ भी मिल गई, लेकिन उनके साथ साथ हम अपनी माँ बाप को नहीं भूल सकते, क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए किया है, जहां आज मैं खड़ी हूं, वो तो उनकी बदौलत खड़ी हूं ना। उन्होंने मुझे इस लायक पढ़ा लिखा के, खिला पिला के, बचपन में मेरे पास खाना ना होता तो मैं क्या यहाँ पहुंच पाती? तो उन्होंने जिस तरीके से हमारा पालन पोषण किया, जहां मैं आज खड़ी होकर प्राउडली बोल रही हूँ, वो सब मेरे पेरेंट्स की देन है। तो हमारी जो फैमिली होती है, वो कहीं ना कहीं हमसे किस आधार पे जुड़ी होती है? भावनात्मकता के आधार पे। इसी प्रकार हमारे कोई सोशल रूल्स होते हैं, सामाजिक नियम। सामाजिक नियम, इवन आप अगर, बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज हैं, फिनलैंड जो है सबसे हैप्पीनेस कंट्री माना जाता है, हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप में आता है। एजुकेशन के मामले में देखिए तो भी टॉप पे आता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है वहां पर? वहां बच्चों को डांट भी नहीं सकते, टीचर तो छोड़ो, अब तो खैर हमारे यहाँ भी है, मेरा बस चलता तो अभी आज जैसे क्लास हुई, 2-4 की धुनाई तो हो ही जाती है ना, लेकिन हाथ बंधे हैं, देखो किससे बंधे हैं? रूल्स रेगुलेशन से बंधे। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी नियमों कानूनों के दायरे में हमारे हाथ बंधे हैं।
इवन मैं अपने बेटे को भी नहीं मारती हूँ कभी भी। और जबकि मुझे याद है मेरी कितनी कुटाई हुई है बचपन में, मैं तुमसे बता नहीं सकती। सच में हमारे मम्मी पापा तो पहले एक थप्पड़ रसीद करते थे, फिर बात करते थे कोई गलती हो जाती थी। और आज मुझे याद नहीं है मैंने अपने बेटे के कब मारा था, ये थप्पड़ कब लगाया था। और फॉरेन कंट्री में तो जेल हो जाती है पेरेंट्स को, दूसरी संस्थाएं उठा के ले जाती कि आप अपने बच्चों को साथ एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं तो आपके साथ आपका बच्चा नहीं रहेगा। तो ये सब वो होते हैं। तो ऐसे हमारे सोशल रूल्स होते हैं सोसाइटी के, हम कहीं ना कहीं भावनात्मक आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उन नियमों के कानूनों के दायरे में बंधे हैं। जैसे कि हाँ वो है एक 14 साल तक के वो हमारे जो मौलिक अधिकार है। पॉलिटिकल साइंस किस किस का है जरा बताना। निशुल्क शिक्षा तो है ही, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कारखानों या इसमें कार्य करने की अनुमति नहीं है। कौन से मौलिक? 24 है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, वो रूल्स बने हैं। रूल्स इसलिए बने हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम नियमों कानूनों के दायरे में बंधे हैं। साथ ही साथ सदस्यों का उत्तरदायित्व, परिवार में चाहे वैदिक परिवारों की बात कर लो और आज के परिवार की बात कर लो, हर मेंबर का अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी उत्तरदायित्व से सारे सदस्य बंधे होते हैं परिवार में। माता पिता बच्चों के लिए कमा के लाएंगे, और बच्चे ऐसा नहीं कि बैठ के बस खाते ही रहेंगे आज की तरह, बस मम्मी पापा पैसे दे दो, किताब लानी है, अब कॉलेज जाना है, अब खाने को दे दो, अब चाट को दे दो, अब मोमोज को दे दो, अब उसको दे दो, बस ऐसे ही। तुम भी ऐसे ही करते हो? लड़कियां का आया ऐसे और लड़कों का आया ऐसे। तो पेरेंट्स की मदद करना सीखो, ठीक है। तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो, अपने उत्तरदायित्व को समझो। जैसे हमारे बुजुर्ग, जब बहुत से लोग जैसे वर्किंग होते हैं, रिटायर हो गए, या जो नॉन वर्किंग भी होते हैं, वो बच्चों को देख रेख का कार्य करते हैं। कहते हैं जिस घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं उस घर के बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी होती है। दादी अक्सर घर में होती है तो वो छोटे छोटे बच्चों की मालिश कैसे निलाना है, हम लोगों को थोड़ा ना पता है ये बात, कैसे निलाना है या कैसे मालिश की जाती है, जितने बुजुर्ग लोगों को पता रहता है। तो घर के हर सदस्य का जो उत्तरदायित्व है उसका विभाजन होता है हायरार्की में, पद सोपान में जो घर के बड़े लोग हैं वो कमाने का कार्य करेंगे, बुजुर्ग देखरेख का कार्य करेंगे, बच्चे छोटे मोटे घर के कार्यों में हाथ बटाएंगे, साथ ही साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे कि मुझे पढ़ना है, मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर पैसा लगा रहे हैं तो मुझे कुछ करके दिखाना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होती है, सदस्यों के प्रत्येक सदस्यों का उत्तरदायित्व डिवाइडेड होता है। ऐसे ही आर्थिक व्यवस्था, प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों के लिए आर्थिक व्यवस्था कहते हैं खान पान कहां से आएगा? जब कमाएंगे, चाहे वो खेती करके कमाए, चाहे खेतों पे से लाए, चाहे नौकरी करके कमाए, चाहे बिजनेस करके कमाए, हर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चों के लिए क्या व्यवस्था करता है, खान पान की आर्थिक व्यवस्था करता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। वंश नाम की व्यवस्था, हम कहते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा वंश चलता है। वंश कैसे चलता है? परिवार से। परिवार होगा, लड़का लड़की जन्म लिया, लड़की शादी करके दूसरे घर चली गई, लड़के की बहू आई, जो बच्चा हुआ वंश आगे बढ़ा, फिर उसकी शादी होगी, वंश आगे बढ़ा। तो वंश जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवस्था की जाती है, ये एक परिवार के द्वारा की जाती है। आज हम कहते हैं ना हमारा जो घर है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है। जैसे मेरे दादाजी या मेरे हस्बैंड के जो पिताजी है, उनके पिताजी है, उनके पिताजी है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा आगे बढ़ रही है। अब जो मेरा बेटा होगा उसकी शादी होगी तो फिर से एक पीढ़ी और आगे बढ़ी। तो ये वंश परंपरा की बात करते हैं या इस सिस्टम की बात करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वंश को आगे ले जाना, ये फैमिली के माध्यम से ही पॉसिबल है। तो ये है परिवार की विशेषताएं। परिवार के प्रकार, परिवार की उत्पत्ति, ये इंपॉर्टेंट है। परिवार के प्रकार है, ये सब मैं कल पढ़ाऊंगी। पूरे 3 दिन में फैमिली का टॉपिक कंप्लीट कर दूंगी आप लोगों का, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए।
परिवार को परिभाषित करते हुए